हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से अपने ही चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जब हम गहराई से अपने नक्षत्र लेवल की एनर्जीज को देखते हैं, खास तौर पर जब वो लग्न चार्ट से जुड़ी हो, चाहे हम लग्न नक्षत्र देखें चाहे जन्म नक्षत्र देखें, जिसका मतलब वो नक्षत्र जिसमें जन्म के वक्त चंद्रमा मौजूद हो, या फिर हम D9 नक्षत्र और उससे भी गहराई में जाएं, तो हम एनर्जीज को और भी बारीक लेवल पर देख पाते हैं और हम अलग अलग प्लेसमेंट्स, योग, दोष, एनर्जीज के तालमेल को और बारीकी से समझ पाते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन और भी बारीक लेवल पर किसी प्लेसमेंट का सही मतलब समझने के लिए हमें नक्षत्र के भीतर और गहराई में जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, हर नक्षत्र 4 पदों का बना होता है। तो नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के होते हैं और हर पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। और इस तरह जब हम 3 पदों को देखते हैं तो 3 पद 10 डिग्री बनाते हैं और फिर 3 पद मिलकर यानी 9 पद मिलकर एक राशि बनाते हैं। और इसलिए जब हम हर पद पर गहराई से गौर करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किसी ग्रह का क्या मतलब बनता है जब वो किसी राशि के किसी नक्षत्र के किसी खास पद में आ जाता है। तो अगर आप सबसे बारीक डिसेमिनेशन देखना चाहते हैं तो देखिए कि ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और किस पद में है, क्योंकि सबसे बारीक डिसेमिनेशन पद लेवल पर ही होती है। अब जब आप पौराणिक कहानियों को देखते हैं तो ये कहानियां हमें सिर्फ सतही तौर पर नहीं दी गई हैं। ये कहानियां हमें इसलिए सुनाई गई हैं ताकि हमें याद रहे। अगर आप सूर्य या सूरज की कहानी नहीं जानते तो छाया को कैसे समझ पाएंगे, या सूरज और शनि के रिश्ते को और ये कि बाप बेटे के बीच रिश्ता क्यों बिगड़ा और उसमें छाया कैसे जुड़ती है, या अगर आप मोहिनी, जो विष्णु का अवतार है, की कहानी नहीं जानते और स्वरभानु के राहु और केतु में कटने की कहानी नहीं जानते, तो ये कैसे समझ पाएंगे कि राहु और केतु की सूरज और चंद्रमा से दुश्मनी क्यों है और वो ग्रहण क्यों लगाते हैं। तो ये कहानियां अभी भी ऊंचे लेवल पर है, जैसे 40,000 फीट पर, जिन्हें आपको समझने की जरूरत है। लेकिन गहरे डिसेमिनेशन के लिए हमें सिर्फ पौराणिक कहानियों के आधार पर ही नहीं बल्कि प्लेसमेंट्स के आधार पर समझना होगा। और जब हम प्लेसमेंट्स को देख पाते हैं, एनर्जीज को समझ पाते हैं और उन एनर्जीज को प्लेसमेंट से जोड़ पाते हैं, तभी हम एनर्जीज को अच्छी तरह से बांट पाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कालपुरुष कुंडली देख रहे हैं तो पहली राशि और पहला भाव क्या है? पहला भाव मेष राशि है और मेष, जैसा कि हम जानते हैं, 9 पदों में बटा होता है। हर पद किसी न किसी नक्षत्र में जाएगा। तो पहला नक्षत्र अश्विनी, उसके 4 पद होंगे। दूसरा नक्षत्र भरणी, उसके भी 4 पद। और तीसरा नक्षत्र कृत्तिका, उसका 1 पद मेष राशि में होगा। तो मेष राशि के 9 पद है। एक खास डिग्री पर कोई ग्रह किसी खास पद में आएगा। तो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच कोई भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में आएगा। जैसा कि हम जानते हैं, पहला पद मेष है, इसी तरह अश्विनी नक्षत्र या मेष राशि बटी है, तो पहला पद मेष है। तो जो भी ग्रह मेष राशि के 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच अश्विनी नक्षत्र में आता है, वो पहले पद यानी मेष पद में आता है। और फिर हमें राशि की मेष एनर्जी, नक्षत्र की अश्विनी एनर्जी और फिर से पद की अश्विनी एनर्जी को जोड़ना होगा। तो सबसे बारीक डिसेमिनेशन पर हम ये कनेक्ट बना पाएंगे और फिर समझ पाएंगे कि इस प्लेसमेंट का सबसे गहरे लेवल पर क्या मतलब है। तो चलिए कुछ मिसालें लेते हैं। खुद राशि चक्र को देखते हुए, खुद नक्षत्रों की बनावट को देखते हुए और फिर मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी खास पद पर, किसी खास डिग्री पर नक्षत्र का क्या मतलब होता है। तो अगर हम देखें कि अश्विनी का पहला पद मेष पद है, यानी 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र में आने वाला ग्रह मेष पद में आता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अश्विनी का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्टिविटी में कूद पड़े, पहल करे, आगे बढ़े, रुके नहीं, किसी प्रोजेक्ट में सिर के बल कूदने वाला पहला व्यक्ति हो और उस प्रोजेक्ट के लिए उसमें बहुत एनर्जी, प्रेरणा और इच्छा शक्ति हो। यही अश्विनी नक्षत्र का मतलब है। तो अगर कोई ग्रह अश्विनी नक्षत्र में और पहले पद में
मेष पद में रखा है, तो इसका मतलब है कि खतरों या एक्टिविटी या प्रोजेक्ट्स में कूदते वक्त जो व्यक्ति इस पहले पद में होगा वो उस एक्टिविटी को बहुत ड्राइव, बहुत दृढ़ता और बहुत एक्शन के साथ कर पाएगा। उस व्यक्ति में बहुत गतिशीलता होगी और अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो ये व्यक्ति उसे बहुत एनर्जी से कर पाएगा या आगे बढ़ा पाएगा। ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत सपोर्ट जुटाने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल किसी खास प्रोजेक्ट, किसी खास आइडिया, किसी खास कारण के लिए प्रचार करने में भी किया जा सकता है। तो अगर कोई अश्विनी नक्षत्र में खासतौर पर पहले पद में हो तो ऐसे व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति समझें जिसमें प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने की बहुत एनर्जी है। तो जब कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा हो और आपको उसके लिए बहुत सपोर्ट न मिल रहा हो तो ये व्यक्ति अगर टीम का हिस्सा है न सिर्फ खुद को प्रेरित रख पाएगा बल्कि टीम के बाकी सदस्यों को भी प्रेरित कर पाएगा और बाहर के लोगों को भी इस मुहिम में शामिल होने के लिए असर डाल पाएगा। इसका उल्टा पहलू ये है कि क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र है, ये व्यक्ति शायद सबसे पहले दिलचस्पी खोने वाला भी होगा और ऐसा व्यक्ति प्रोजेक्ट के साथ दिलचस्पी बनाए नहीं रख पाएगा। वो प्रोजेक्ट में दिलचस्पी खो देगा और कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि बाकी ज्यादातर लोग शायद उसी एनर्जी से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की एनर्जी कम हो गई है या समय के साथ घट गई है या जिसका योगदान सबसे कम है और वो उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, वही वो व्यक्ति होगा जो मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में होगा। तो जब आप लोगों का चुनाव कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति की कमियां या कमजोरियां क्या है। अब जब ऐसा व्यक्ति प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो आपको ऐसे लोगों को भी प्रोजेक्ट में रखना चाहिए जिनमें वृषभ एनर्जी हो, जिनमें मकर एनर्जी हो, जिनमें सिंह एनर्जी हो। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि वाला व्यक्ति पूरा करने के लिए जिद्दी होगा। कन्या राशि वाला व्यक्ति प्रोजेक्ट के पूरा होने में परफेक्शन या अच्छे काम को देखेगा और प्रोजेक्ट को तार्किक नतीजे तक पहुंचना चाहिए। सिंह राशि वाला व्यक्ति प्रोजेक्ट को बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाएगा और प्रोजेक्ट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे न लगे कि प्रोजेक्ट अपने तार्किक नतीजे पर पहुंच गया है, जिम्मेदारी से पूरा हो गया है और वो प्रोजेक्ट के पूरा होने की जवाबदेही भी लेगा, चाहे वो प्रोजेक्ट का बॉस हो या लीडर या ना हो। तो जब आप लोगों का चुनाव कर रहे हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के लिए हो, किसी काम के लिए हो, किसी मुहिम के लिए, तो आपको साफ होना चाहिए। आप उन लोगों में वो एनर्जी और ड्राइव भी पाएंगे, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि किसी कंपनी में रहने की अवधि भी आपको बताएगी कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति मेज पर कैसी एनर्जी लाता है, प्रोजेक्ट पर कैसी एनर्जी लाता है। तो ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल तदनुसार किया जा सकता है जब किसी प्रोजेक्ट में ऐसी एनर्जी की मांग हो। हालांकि अगर ग्रह दूसरे पद में रखा है, अब यहाँ मैं किसी खास ग्रह की बात नहीं कर रहा, मान लो लग्नेश ऐसे प्लेसमेंट में चला जाता है, चाहे लग्नेश सूरज हो या बुध या जो भी हो, तो अगर ग्रह दूसरे पद यानी वृषभ पद में आता है। अब वृषभ क्या है? वृषभ पद का मतलब है थोड़ा जिद्दी होना, कुछ खास आइडियाज, खास मुहिमों, खास सिद्धांतों और कीमतों पर थोड़ा अड़ियल होना और गहरा जुड़ाव होना। ऐसा व्यक्ति शायद प्रोजेक्ट से गहरी जड़ों वाला कनेक्शन पाए। अगर वृषभ व्यक्ति को किसी प्रोजेक्ट या मुहिम से कनेक्शन नहीं मिलता तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होगा कि वो उस प्रोजेक्ट या मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि ऐसे लोग अगर जुड़े नहीं हैं, अगर उसमें कोई कीमत नहीं पाते तो वो जुड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार कनेक्शन मिल जाए तो इस व्यक्ति का भरोसा हिलाना, इस व्यक्ति के आइडिया या प्रोजेक्ट के योगदान के साथ जुड़ाव को हिलाना बहुत मुश्किल होगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति समझाने में मुश्किल भी होगा, समझाने में आसान नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट से हटाने में भी मुश्किल होगा, या ये समझाने में भी मुश्किल होगा कि प्रोजेक्ट टिकाऊ नहीं है या कुछ समय बाद काफी अच्छा नहीं है। तो आपको लोगों का अलग मेल चाहिए। तो अश्विनी नक्षत्र के भीतर वृषभ एनर्जी उस व्यक्ति की होगी जो प्रोजेक्ट से बहुत एनर्जी के साथ जुड़ा रहेगा। अश्विनी एनर्जी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और मेष मानसिकता सोच ये भी होगी कि उसकी शोहरत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वो प्रोजेक्ट पर कैसे जुड़ रहा है, प्रोजेक्ट को तार्किक अंत तक ले जा रहा है और जिम्मेदारी, सिद्धांतों,
कीमतों और समर्पण के साथ काम कर पा रहा है, न कि कटिंग कॉर्नर्स करके। अब अगर ग्रह तीसरे पद यानी मिथुन पद में चला जाए तो व्यक्ति वो होगा जो संवाद कर पाएगा और अपने संवाद का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को बहुत एनर्जी, अश्विनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ा पाएगा। और क्योंकि अश्विनी मेष का हिस्सा है तो सोच ये भी होगी कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है और मुझे जीतना है, मुझे सफल होना है और मैं ये किसी भी कीमत पर करूंगा और मैं प्रोजेक्ट को उसके तार्किक अंत तक ले जाऊंगा। तो अश्विनी के भीतर जब ग्रह मिथुन में पड़ता है तो ये व्यक्ति अपने संवाद कौशल, अपने समझाने के कौशल, अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग कौशल का इस्तेमाल करेगा ताकि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके, लोगों से संवाद कर सके, लोगों से बात कर सके, लोगों से सौदा कर सके, लोगों को आकर्षित कर सके, मुहिम के इरादे को सामने रख सके और ज्यादा लोगों को साइन अप करवा सके। वो लोगों को और ज्यादा यकीन के साथ समझा पाएगा और उन्हें उस पर काम करने के लिए तैयार कर पाएगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति को लेने का या जब ग्रह अश्विनी नक्षत्र के अंदर उस राशि में जाता है तो उल्टा पहलू ये है कि ये व्यक्ति शुरू में बहुत उत्साह और जोश के साथ आएगा, लेकिन प्रोजेक्ट ज्वाइन करते वक्त बहुत सवाल पूछ सकता है और तभी जब सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएं, सारे शक दूर कर दिए जाएं, तब ये व्यक्ति जुड़ेगा। लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये व्यक्ति और शक लेकर वापस आ सकता है और यही वो व्यक्ति है जो प्रोजेक्ट मीटिंग में सबसे पहले ये कहेगा, मुझे नहीं पता कि ये अब भी मुमकिन है या नहीं, क्योंकि हमें ये रुकावट आ रही है, वो रुकावट आ रही है। तो ये व्यक्ति भी शक करना शुरू कर देगा। ये व्यक्ति मेष पद वाले व्यक्ति से अलग है। मेष पद वाला व्यक्ति प्रोजेक्ट से यकीन नहीं खोएगा लेकिन दिलचस्पी खोएगा। उसे कुछ और ढूंढने की जरूरत होगी, लेकिन मिथुन व्यक्ति दोधारी मानसिकता रखना शुरू कर देगा। क्या कोई दूसरा प्रोजेक्ट ज्यादा मुमकिन है? क्या मैं इस प्रोजेक्ट पर वक्त बर्बाद कर रहा हूं? क्या हमसे बेहतर कोई और टीम है? ये सारे शक मिथुन व्यक्ति के दिमाग में आते हैं। तो किसी राशि के भीतर किसी नक्षत्र का हर पद कहने के लिए एक कहानी रखता है और मेष पर एक खास स्वभाव और खास डिसेमिनेशन लाता है। अब चलिए नक्षत्र बदलते हैं, पद को वही रखते हुए। चलिए धनु राशि और पहले नक्षत्र मूल नक्षत्र में कूदते हैं। अब मूल नक्षत्र भी मेष राशि की एनर्जी से शुरू होता है। मैं वही राशि एनर्जी चुन रहा हूं ताकि हम एक अग्नि राशि और दूसरी अग्नि राशि के बीच तालमेल बैठा सकें। सिर्फ इसलिए कि नक्षत्र बदलता है और राशि बदलती है तो डिसेमिनेशन कैसे बदलती है। अब धनु राशि की एनर्जी क्या है? धनु राशि की एनर्जी उस व्यक्ति की है जो बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी है, लेकिन बहुत साहसी भी है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति के पास किसी प्रोजेक्ट, किसी मुहिम या किसी काम के लिए पहुंचते हैं तो ये व्यक्ति बहुत उत्साह के साथ प्रोजेक्ट ज्वाइन भी कर सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट करना भी पसंद कर सकता है जिसमें दिलचस्पी पैदा हो, जिसका हिस्सा बनना मजेदार हो और जो बहुत सीख भी दे। व्यक्ति को उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ कीमत निकालने को मिलेगी। तभी कोई धनु राशि का व्यक्ति ऐसा प्रोजेक्ट या काम या मुहिम ज्वाइन कर सकता है। एक बार व्यक्ति प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेता है तो वो किसी चैलेंज या मुसीबत की जड़ तक पहुंचेगा और हल ढूंढने की कोशिश करेगा, खास तौर पर अगर ग्रह पहले पद में हो। अब मूल एनर्जी का मतलब है नीचे तक जाना, किसी चैलेंज की जड़ें ढूंढना, किसी हल की जड़ें ढूंढना और मुसीबत को जड़ से खत्म कर पाना या जड़ों का इस्तेमाल करना या गहरा विश्लेषण करके लंबे समय तक चलने वाला हल लाना, न कि अल्पकालिक हल। तो धनु राशि का व्यक्ति बहुत सीख, बहुत ज्ञान का इस्तेमाल करेगा और बहुत गहन शोध भी करेगा ताकि ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले हल ला सके। खास तौर पर अगर ग्रह पहले पद, जो मेष पद है, में हो तो ये व्यक्ति बहुत एनर्जी, बहुत प्रेरणा के साथ सिर के बल कूदेगा। हालांकि अब एनर्जी क्या है? धनु मजा, साहसिकता, उत्साह, सीख। अब अगर व्यक्ति को थोड़ी देर बाद लगे कि वो काफी कुछ नहीं सीख रहा है, प्रोजेक्ट या मुहिम से और ज्ञान हासिल करने को नहीं बचा है, और ये मूल के पहले पद, पहला पद मेष का है, और जैसा कि हम जानते हैं इस पद में सबसे आसानी से कमजोर पड़ने वाली एनर्जी है, में है, तो व्यक्ति प्रोजेक्ट में दिलचस्पी या प्रेरणा सबसे आसानी से या सबसे जल्दी खो देगा।
तो अगर धनु राशि का व्यक्ति मूल नक्षत्र के पहले पद में जल्दी हल नहीं ढूंढ पाता, कोई कीमत नहीं पाता, कोई सीख नहीं पाता, मुसीबत की जड़ तक नहीं पहुंच पाता, या ये नहीं पहचान पाता कि चैलेंज क्या है, तो ये लोग दिलचस्पी खो देंगे क्योंकि सीखने को कुछ नहीं बचा। वो मुसीबत हल नहीं कर पाते, वो उपचार नहीं कर पाते, वो चैलेंज को जड़ से खत्म नहीं कर पाते, और इसलिए ये लोग भी वो लोग होंगे जो प्रोजेक्ट सबसे तेज छोड़ सकते हैं, लेकिन एक अलग वजह से उस व्यक्ति के मुकाबले जो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में आ रहा है। तो डिसेमिनेशन अलग है, मायने अलग है। तो जब भी आप पद लेवल की एनर्जीज देख रहे हो तो कृपया ये भी ध्यान रखें कि ये समझना जरूरी है कि किसी खास पद में जाने वाले किसी खास ग्रह के जरिए कोई व्यक्ति मेष पर कैसी एनर्जी लाता है। अलग अलग ग्रह उसमें अलग अलग स्वाद लाएंगे। सूरज ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही लाएगा, चंद्रमा ज्यादा हमदर्दी, ज्यादा समझ लाएगा, बुध उसे आखिरी बिंदु तक पूरा करने की कोशिश लाएगा, गुरु मेष पर बहुत विस्तार या बहुत ज्ञान ला पाएगा, शनि बहुत समर्पण, बहुत वचनबद्धता, बहुत टीम वर्क लाएगा जो शामिल होगा। तो हर ग्रह किसी खास पद, किसी खास नक्षत्र, किसी खास राशि के भीतर मेष पर बहुत अलग एनर्जी लाएगा, प्लेसमेंट की अलग डिसेमिनेशन लाएगा, और इसलिए नतीजे अलग होंगे। काम करने का तरीका दूसरे लोगों के लिए अलग होगा, और प्रोजेक्ट का पूरा होना या नतीजा भी अलग होगा, और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से होगा वो भी अलग होगा, काम कैसे होगा वो भी अलग होगा। तो अब इस बात के आधार पर कि आप कैसा काम कर रहे हैं, या आप किसी रिश्ते में पड़ रहे हैं, या आप कोई खरीदारी कर रहे हैं, या आप कोई निवेश कर रहे हैं, वो किस भाव में रखा है, अलग अलग प्लेसमेंट्स की अलग डिसेमिनेशन होगी। तो जब भी आप किसी खास दशा को देख रहे हो, किसी दशा के भीतर कोई फैसला लेना है, तो देखिए कि उस खास भाव में कौन से ग्रह रखे हैं। अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है तो वो ग्रह किस डिग्री पर रखा है, और वो ग्रह मेष पर कैसी एनर्जी ला रहा है। मिसाल के लिए, अगर मंगल पहली राशि मेष में, पहले नक्षत्र अश्विनी में, और वो भी पहले पद फिर से मेष में हो, और आपकी मंगल दशा चल रही हो, लेकिन मंगल 5वें भाव में हो, तो जब भी आप सट्टा निवेश कर रहे हो, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हो और आपको वो प्रोजेक्ट पसंद आने लगे, आप उसमें और मतलब ढूंढने लगे और कीमत ढूंढने लगे, तो आप पाएंगे कि थोड़े ही समय में आप उसे खरीदने की दिलचस्पी या प्रेरणा खो सकते हैं। तो जल्दबाजी न करें। अगर आप मंगल दशा में हैं और मंगल 5वें भाव में मेष राशि में रखा है, वो भी पहले पद में, तो ऐसी सूरत ए हाल में आप धनु लग्न के होंगे, क्योंकि अब 5वें भाव में मेष एनर्जी है। तो अगर मंगल 5वें भाव में पहले पद में मेष राशि में जाता है, यानी अश्विनी नक्षत्र में और अश्विनी नक्षत्र के अंदर मेष पद में, तो हो सकता है कि व्यक्ति या आप, अगर आपका ये प्लेसमेंट है, बहुत जल्दी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी, प्रेरणा खो दे। तो अगर आपका ये प्लेसमेंट है तो जल्दबाजी ना करें, खास तौर पर निवेश के मामले में, क्योंकि आप पाएंगे कि थोड़ी देर बाद आपको वो पसंद नहीं आएगा, आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने रहने के लिए प्रेरित नहीं रहेंगे, और फिर आपके जीवन साथी को लगेगा, तुम उस प्रोजेक्ट के लिए इतने जोश में थे, तुम मुझे 2-3 ट्रिप उस जमीन का प्लॉट देखने ले गए, लोगों से मिलने ले गए, अब क्या हुआ? फिर व्यक्ति कहेगा, नहीं नहीं, मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई, मुझे नहीं लगता कि ये अब हमारे लिए मुमकिन है, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो कोई कार्रवाई करने से पहले अपने प्लेसमेंट समझें। जब तक आप नक्षत्र लेवल, पद लेवल की एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ लेते, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि भविष्य में वो खास प्लेसमेंट आपके लिए कैसा निकलेगा। क्या वो आपके लिए अच्छी चीज निकलेगा? क्या वो आपके लिए चैलेंज निकलेगा? क्या वो आपके लिए दिलचस्पी खोने वाली लहर होगी या कार्रवाई? क्या वो आपके लिए थोड़े समय चलने वाला रोमांस होगा? क्योंकि 5वां भाव रोमांस का भी है, और अगर ये 7वें भाव में चला जाए, मिसाल के लिए, तो पद लेवल की एनर्जी समझना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि तब आपको ये भी देखना होगा कि आप कैसे पार्टनर्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आप उन तरह के पार्टनर्स की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। अलग वीडियो है पद लेवल एनर्जीज को देखने और फिर उन्हें हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जोड़ने पर।
इस वीडियो के लिए मैं इसे अभी भी एक बहुत जेनेरिक लेवल पर रख रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत गहरे लेवल पर। मेरी सलाह है कि आप अपनी कुंडलियों में देखें, समझें कि 9 ग्रह कहाँ रखे हैं, किन पदों में रखे हैं, वो मेष पर कैसी एनर्जी ला रहे हैं। आप पाएंगे कि जब आप ग्रहों की कुल एनर्जी को देखते हैं जो कुछ खास पदों में रखे हैं, तो आपको अपने स्वभाव में कुछ खास विशेषताएं भी दिखेंगी। अगर ज्यादातर ग्रह अग्नि पदों, मेष, धनु या सिंह पदों में किसी राशि के भीतर रखे हैं, तो आप चाहे कोई भी लग्न हो, चाहे आपका जन्म नक्षत्र कोई भी हो, चाहे आपका चंद्रमा कहीं भी रखा हो, वो अग्नि एनर्जी आपके स्वभाव में आ सकती है। दृढ़ता, गतिशीलता भी आपके स्वभाव में आ सकती है। अगर आपके ज्यादातर ग्रह अग्नि पदों में रखे हैं, चाहे वो कोई भी राशि हो, तो अपने प्लेसमेंट्स को बेहतर समझिए कि वो आपके लिए कैसे स्वभाव की विशेषताएं ला रहे हैं। समझिए कि वो आपको कैसे कुछ कार्रवाइयां करवाते हैं, कैसे आपको कुछ चैलेंज और मुसीबतों में डालते हैं, और तदनुसार अपनी जिंदगी बेहतर प्लान करें, अपनी दशाएं बेहतर प्लान करें, अपने फैसले बेहतर प्लान करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक, किसी और वीडियो तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।